बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने यौम दिफा और शुहदा की पुरवकार तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब में आर्मी चीफ की जानिब से ये कहा गया कि मैं आखिरी खिताब कर रहा हूँ बतौर आर्मी चीफ, और शुहदा पाकिस्तान की अजमत को उन्होंने सलाम पेश किया, जहाँ शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से बड़ी डिटेल में बात की, उनको खिराज तहसीन पेश किया। उनकी फैमिलीज भी वहाँ पर आई थी। वहाँ कुछ सियासी हवाले से भी उन्होंने कहा कि मौजूदा जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो इस पर भी उन्होंने बात की। और जाहिर है एक तो बैरूनी साजिश के बयानिए के हवाले से उन्होंने बड़ा खुलकर एक बार फिर इसको डिनाई किया, और उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और हमारी फौज जो है वो हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, बल्कि ये तक कहा कि ये गुनाह कबीरा है। उन्होंने कहा कि बेबुनियाद झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा किया गया और फिर उस पर कायम रहे, और अब आहिस्ता आहिस्ता इससे बैकफुट पर भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये जो मुहिम सारी की जा रही है, ये जो जलगार किया जा रहा है हम पर, हम बहुत बेहतर से इसका जवाब दे सकते हैं। हमारे पास मौके भी हैं, हमारे पास वसाइल भी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुल्क की वसी तर मुफाद में हमने हौसले का मुजाहरा किया, सब्र का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि सब्र की भी एक हद होती है। और उन्होंने कहा कि हमने सारी सूरत हाल को अब दरगुजर करके हम आगे चलना चाहते हैं। मुआशी हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बातें की कि मुल्क मुआशी हवाले से जिस स्टेज पर आ चुका है, बहुत ज़रूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर इस मसले का कोई हल निकालें। एक सियासी जमात, उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के बस का ये काम नहीं है कि इतना जो बहरानी सूरत हाल पैदा हो गई है इससे मुल्क को निकालें। बहरहाल उन पर होने वाली तनकीद के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ हलकों ने फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया, जो कि गैर मुनासिब था। उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये फैसला किया कि हम एपॉलिटिकल रहेंगे, सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, इस आइनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय उस पर भी हम पर तनकीद की गई। बहरहाल बहुत सारी बातें आज ओवरऑल ज़रा इस पर डिस्कशन करेंगे। आर्मी चीफ का जो आज खिताब था, दूसरा ज़ाहिर है कौन होगा नया आर्मी चीफ, नया सिपा सालार, इस हवाले से समरी भी मौसूल हो गई है वज़ीर आज़म हाउस को। इस हवाले से भी आप देखना ये कि आइंदा चंद दिनों में क्या डेवलपमेंट सामने आ रही है, क्या डेवलपमेंट सामने आती है। बहुत सारे मौज़ूआत हैं इससे जुड़े, बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब ने। इसके साथ साथ सीनियर एनालिस्ट असद महमूद साहब भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मुबशिर बुखारी साहब, आगाज आपसे करते हैं। सर, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से अलविदाई खिताब किया गया। ज़ाहिर है जहां शुहदा की कुर्बानियों के हवाले से उन्होंने बात की, शुहदा पाकिस्तान की अजमत को सलाम पेश किया, वहीं कुछ जो पॉलिटिकल मौजूदा सिनेरियो है इस पर भी बड़ी बात की गई, बड़ी बातें की उन्होंने। बहरहाल आगाज यहीं से कर लेते हैं। जो इमरान खान साहब की बैरूनी साजिश का एक बयानिया था, उसकी बड़ी सख्ती से पहले भी तरदीद आती रही है, और आज भी हमने देखा कि उन्होंने कहा कि क्या ये मुमकिन है कि मुल्क में बैरूनी साजिश हो और फौज हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाए। ये नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि ये तो गुनाह कबीरा होगा। इसके साथ साथ और भी बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि जो पिछले कुछ अरसे से ये फौज के ऊपर आप यलगार कर रहे हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के हवाले से, बिलखुसूस तहरीक इंसाफ की तरफ ही उनकी तरफ इशारा था। उन्होंने कहा कि बहुत से मौके और वसाइल इस इदारे के पास थे, लेकिन फौज ने मुल्क के वसी तर मुफाद में हौसले का, सब्र का मुजाहरा किया। लेकिन उन्होंने कहा कि सब्र की भी एक हद होती है। क्लियर एक उनकी जानिब से बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि हमने अब दरगुजर से काम लिया। तो सर, जहां मैंने कहा बहुत सारी बातें की, लेकिन अमरीकी साजिश के बयानिए से ही अगर आगाज कर लें तो इसको कैसे देखते हैं? इमरान खान साहब को बैकफुट पर आता देख रहे हैं आप, या फिर आपको लगता है कि ओवरऑल जो भी बातें की, बहुत ज्यादा मैं एनालिस्ट को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि इतना जरूरी भी नहीं था अलविदाई खिताब में इन सारी बातों को करना। आप कैसे एनालाइज करेंगे? जी, मैं भी यही समझता हूँ कि अलविदाई खिताब में ये ज़रूरी नहीं था। और स्पेशली खान साहब के जो एलिगेशंस हैं, या खान साहब की जो थियरी है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी की, उस पे जब आपके डीजीआई और डीजीआईएसपीआर पहले उसको कंट्राडिक्ट कर चुके हैं तो फिर आपका बनता नहीं था। हाँ जी, लेकिन अदरवाइज एक बड़ी खुशाइंद बात ये थी कि आज बाजवा साहब के खिताब ने बहुत सारी अफवाहों को कम अज कम रद्द कर दिया। क्योंकि आपको पता है सोनिया, बहुत सी अफवाहें फैल रही थी
क्योंकि नए आर्मी चीफ की तकर्री का नोटिफिकेशन जितना देर से हो रहा है, तो अफवाहें जन्म ले रही थी। तो कम से कम ये एक गुड बाय स्पीच जो थी उन्होंने करके, एक तरफ तो यह बड़ा एहसन इकदाम था उनका। दूसरा ये कि शहदा की कुर्बानियों को ना वो भूलते हैं ना हम भूलते हैं, वो भी ठीक था। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि गैर जरूरी था। उसके बावजूद दोबारा एक दफे देखिए, इमरान खान साहब जब अपना साइफर का उन्होंने नजरिया पेश किया, मैं अब साजिश का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन जो नजरिया पेश किया उस पे जितने स्टेक होल्डर्स थे, बशमूल अमेरिका, बशमूल पाकिस्तान आर्मी, पीडीएम की 11 जमातें, और तमाम ने उसको कहा कि जी, उसको कहा गया कि नहीं, मतलब ये इस तरह नहीं है जिस तरह इमरान खान साहब पोर्ट्रे कर रहे हैं, और ऐसी अमरीकी कोई साजिश नहीं हुई। तो एक बात तो ये तो मेरे जाती ख्याल में इस कहने के बाद हल्का सा डेंट पड़ेगा। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अगर आप मुझे इजाजत दें, तो वो जो सियासतदानों की तरफ इशारा किया उन्होंने, और सियासतदानों के हवाले से बात की, और 1971 की तरफ इशारा है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि पिछले साल फरवरी में हमने डिसाइड किया कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी थी, क्योंकि अगर पिछले साल डिसाइड किया तो इसका मतलब यह है कि पहले 74 साल फौज क्या मुदाखलत करती रही। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है। और उसके बाद जब करती रही है तो फिर किसी भी मामले का जिम्मेदार अकेले सियासतदानों को ठहराना, मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा ज्यादती वाली बात हो जाती है। और खसूसी तौर पे कतर के मामलात, हमारे बहुत सारे दोस्त, हमारे बहुत सारे गाजी ऐसे हैं जो बांग्लादेश में सुरेंडर हुए, जेल में रहे, वापस आए, किताबें लिखी, हमूदुर्रहमान कमीशन रिपोर्ट, थोड़ी सी मंजरे आम पे आई है, मेनली मंजरे आम पे आई नहीं। आज तक पता ही नहीं चला सर। सब चीजों का अगर जायजा लें सोनिया, तो अंदाजा ये होता है कि बांग्लादेश की दाग बेल तो अयूब खान के जमाने में पड़ गई थी, और उसी वक्त ही जब वो अपने अपोनेंट्स को डिस्क्वालीफाई कर रहे थे, उसी वक्त ही शेख मुजीब ने अवामी मुस्लिम लीग का नाम अवामी लीग रख लिया, जब उनके उस्ताद जो सियासत में कहलाते थे, हुसैन शहीद सोहरवर्दी, उन्हें एक झूठे केस में डिस्क्वालीफाई करवाया अयूब साहब ने। और फिर उसको मिराज पे ले गए जनरल याहिया खान साहब। जब फॉल ऑफ ढाका हुआ या सेपरेशन हुई, बांग्लादेश की अलहदगी हुई, तो ड्राइविंग सीट पे जनरल याहिया खान बैठे थे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक इंतहाई स्वीपिंग स्टेटमेंट था हमारे आउटगोइंग सिपा सलार साहब का, और मेरा ख्याल है कि गैर जरूरी भी था, क्योंकि आपको मुझे जिन जिन ने, मैं जाती तौर पे अपनी, आप तो सोनिया भी आपने कम देखा है, हम 30 साल से मतलब सहाफत में, और उससे पहले 14 बरस की उम्र से हम एक्टिविज्म कर रहे हैं। हमें इल्म में है कि कितनी कितनी मुदाखलत होती रही, और कहाँ कहाँ 2018 तो आप सोनिया यकीनन नहीं भूली होंगी, किस किस को कहा गया जी पीटीआई ज्वाइन कीजिए। वो आपको याद होगा कि एक महकमा ज़राअत एक टर्मिनोलॉजी चल पड़ी थी बाकायदा। तो वो वाज़ेह सबूत थे जिस तरह वो बैठे। इसको भी क्लैरिफाई किया ना आज, इसको क्लैरिफाई किया उन्होंने, कहा कि 2018 में साफ शफाफ इंतखाबात हुए और आरटीएस का एक बयानिया बनाकर हमें तनकीद की गई और मौजूद उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्टेड कहा गया। तो इस पर भी मुकम्मल तौर पर उन्होंने दूरी इख्तियार की, बल्कि इसको डिनाई किया। फिर उन्होंने कहा कि अब जो इम्पोर्टेंट हुकूमत का राग अलाप रहे, इसको भी जाहिर है उन्होंने इस पर भी कॉन्ट्रडिक्ट किया। जी, एक बात तो तय है सोनिया, एक बात तो यकीन उनकी बिल्कुल स्टेटमेंट थी कि पाक फौज इंस्टीट्यूशन कभी भी किसी ऐसी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकती जो बाहर से फंड हो रही हो। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। मैंने अपने कैरियर में बड़ी बड़ी खबरें, मतलब अब क्या वो मैं बताऊं आपको, इतना अच्छा चेक एंड बैलेंस सिस्टम था कि कुछ मुझे याद है 2004-5 में आर्मी के अंदर से इन्होंने एक नेटवर्क ब्रेक किया था, जो मतलब एजेंडा कैरी कर रहा था, उनको कोर्ट मार्शल किया और उम्र कैद और सजाए मौत की सजाएं दी गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी एक लंबी तारीख है। आप सही कह रहे हैं मुबशिर बुखारी साहब। ये असद महमूद साहब को भी मैं जरा
शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। जाहिर है आर्मी से इनका ताल्लुक भी रहा है। अच्छा असद महमूद साहब, आप इस सारे सूरत हाल को कैसे देखते हैं? जाहिर है आज आर्मी चीफ ने अलविदाई खिताब किया, जहां बहुत ज्यादा जाहिर है सियासी हवाले से गुफ्तगू की। उसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल फरवरी में ये फौज के अंदर बड़ी सोचो विचार के बाद हमने फैसला किया कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाता हूं कि इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा रहेंगे, और इस आईनी अमल का खैर मकदम करने की बजाय उन्होंने कहा कि कई हलकों ने फौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जो कि गैर मुअज्जब गैर शाइस्ता था। अब कमर जावेद बाजवा साहब का ये अलविदाई खिताब था, वो ये कहकर चले गए। अब नए आने वाले आर्मी चीफ के लिए सर आपको क्या लगता है ये कितना चैलेंजिंग होगा? क्योंकि आज खुद उन्होंने तस्लीम किया बाजवा साहब ने कि पिछले साल से हमने डिसाइड किया कि नई मुदाखलत होगी, मतलब कहीं ना कहीं मुदाखलत रही है। तो ये चैलेंजिंग होगा आने वाले आर्मी चीफ के लिए इसको आगे लेकर चलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोनिया, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, एक तो मैं इसको ये कहूँ कि आज 23 नवंबर है, अभी तो 6 दिन बीच में पड़े हुए हैं। सर्टनली देयर विल बी ओकेजन्स कि वो किसी और जगह पे भी जाएंगे, वो एक लिहाज से बातचीत करेंगे। आज का दिन जो था इस वक्त बेसिकली शुहदा की मुनासिबत से यौम शुहदा के तौर पर उनकी फैमिलीज आई हुई थी। सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर्स एक लिहाज से वो मौजूद थे, हमारे सोल्जर्स उनकी फैमिलीज, हमारे सरदार साहिबान उनकी फैमिलीज, वो सारे के सारे लोग मौजूद थे। बिल्कुल। लेकिन ये है उसमें कि उन्होंने अपना एक जो व्यू पॉइंट था जो उन्होंने बातचीत करनी थी, ओके, वो बड़े कैंडिडेट और ओपन तरीके से लिहाज से की है। और मैं फील करता हूं कि हाँ, अगर कोई बात उनके दिल के अंदर थी, कोई दिमाग के अंदर थी, कुछ चीजें उन्होंने महसूस की ओवरऑल मुल्क के अंदर पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, या जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो नैरेटिव था उसको एक लिहाज से उन्होंने एक लिहाज से लेकर आए अपने डिस्कशन, अपनी स्पीच के अंदर। ये उनका प्रेरोगेटिव है, उन्होंने इस तरीके से सारा कुछ देखा। जो कुछ आप ये देखते हैं, यानी आप नून का नैरेटिव देखें, आप पीपल्स पार्टी के सरदारी साहब उनकी लैंग्वेज इससे पहले आप देखा, और थोड़ा ज्यादा दूर ना जाइए, अभी इन पिछले चंद दिनों के अंदर जिस तरह की स्टेटमेंट शाहिद का खान अब्बासी की आई है, हाँ। और साथ ही डिफेंस मिनिस्टर, और डिफेंस मिनिस्टर इज फेमस फॉर हिज बैड माउथ, फॉर हिज बैड लैंग्वेज, आई वुड से, ठीक है ना, बट ही डजंट बॉदर। इमरान खान का भी नाम ले लें सर, मतलब जी, मैंने कहा खान साहब का भी नाम ले लें। नहीं, वो देखिए, मैं एक चीज आपसे बताऊं, आई एम नॉट साइडिंग एनीबॉडी सर्टनली। देखिए ना, बिल्कुल ना सिर्फ ये कि पीटीआई या उनके जो लोग हैं, मैं तो आज भी महसूस करता हूं कि इनकी पॉलिटिकल अगर जद्दोजहद है 22 साल की, तो 4 साल और ऐड करें 26 साल की जद्दोजहद है, तो अब अगर उनके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आया था, और अगर मैं तो यूं भी कहूं कि पीटीआई के साथ अगर कोई ज्यादती भी हुई थी, तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर तो बड़े हार्ड टाइम आते हैं। आप पीपल्स पार्टी ने जो मुश्किलात एक लिहाज से देखी, लेकिन फाइन आई डोंट थिंक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। उन्होंने अपने आप को कौमी धारे के अंदर अलाइन किए रखा। ये अलग चीज है कि आकर जरदारी ने आके तो आज पीपल्स पार्टी को लेवल पे लेके चले गए कि आई डोंट थिंक सो कि सिंध से आगे ये सोच भी सकते हैं, या भी सकते हैं, ये साजिशों की या कॉन्स्पिरेसीज की सियासत तो ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आई डोंट फील सेंटर के अंदर ये आएंगे। तो इन सारी इन्वायरमेंट्स के अंदर सोनिया, आई फील ठीक है कि जो अगले आने वाले आर्मी चीफ हैं, हाँ। एक बहुत जिसको कहते हैं अपहिल टास्क एक्चुअली जो उनके सामने है। ठीक है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, यानी आप देखिए ये कैसे लोग हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक तैनाती है, और आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट बीन एबल टू टेक द डिसीजन कि मैंने क्या करना है। इट इज हिज प्रेरोगेटिव एंड नोबडी एल्स। हाँ, he is discussing with 11 and 13 parties. He is the one who is discussing all these things basically. ठीक है। तो उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ यूके जाके, साथ ही ख्वाजा आसिफ पहुंचे हुए हैं। वहां पर मलिक अहमद खान जो है वो वहां पर पहुंचे, तो इन्होंने मजाक उड़ा दिया। इन्होंने अब उससे कि हमारे जनरल ऑफिसर्स का ओके जी बायोडाटा लेके जा रहे हैं, सारे का सारा लेके जा रहे हो, व्हाट आर दे अप टू, व्हाट आर दे डूइंग? ये कभी आपने तस्वीर किया क्या किसी और मुल्क के अंदर? अगर आप आर्मी चीफ का अगर इस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, तो उसको इस तरीके से डिस्कस किया जाता है। बिल्कुल। मीडिया देखें, आपका सोशल मीडिया देखें, बिल्कुल, हाँ। पार्टी देखें, ऐसा लगता है बिल्कुल, 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 पॉइंट टेकन सर। ठीक है। अच्छा, मैं बड़ी बड़ी तकलीफ से सूरत हाल है जो मैं सारी पिछले कई हफ्तों से मैं समझता हूँ, मैं ये एक लिहाज से देख रहा हूँ। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये फैसला आपको लगता है कि ये इदराक कि हमारा सियासत में किसी न किसी तरह इनडायरेक्टली इदराक करना कि
फौज का कहीं ना कहीं रोल रहा है। आज आर्मी चीफ ने भी कहा है कि पिछले 70 साल में जो रहा, अब फौज की सियासत में मुदाखलत उन्होंने गैर आईनी करार दी है। तो कुछ गलतियां उन्होंने कहा कि हमारे एंड से भी हुई, तो ये अच्छी चीज है कि बरल ने एक्सेप्ट की हैं जो गलतियां हुई हैं। देखिए ना, मैं अब एक आपसे अर्ज करूं, मैं एक और पैरा में आपसे बात करता हूं। आपकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका ताल्लुक किससे है? वो अमेरिका से डिक्टेशन ले रहे हैं, वो यूके से डिक्टेशन ले रहे हैं। और आप ये देखें ना कि जो 2008 से 13 और 13 से लेकर 18 तक जो पीपल्स पार्टी ऑफ नून ने जिस तरीके से मुल्क को चलाया और जिस तरीके से हिंद मास्टर वाइस बन के मतलब आपके मुल्क के ऊपर ड्रोन हमले हुए, डोंट यू थिंक दे वर एक्टिंग अपॉन द एडवाइस ऑफ समबडी एल्स एक्चुअली, और तो वहां से किसी और जगह से डिक्टेट किया जा रहा था। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। से आप नजर आती है। ठीक है, यानी आप ये जी ठीक है सर। मैं मुबशिर बुखारी साहब भी हैं, उनको भी साथ शामिल कर लेते हैं। मुबशिर बुखारी साहब, अब आपको आगे फर्दर सिनारियो क्या लगता है? आपने स्टार्ट में बात की थी कि अब एटलीस्ट ये तो हो गया कि जितनी भी स्पेकुलेशन गर्दिश कर रही थी ये दम तोड़ गई हैं, तो अब समरी भी मौसूल हो गई है वजीर आजम ऑफिस को। तो कौन आपको लगता है नया आर्मी चीफ किसकी? जाहिर मोस्ट सीनियर के बारे में ये कहा जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मोस्ट सीनियर है, लेकिन 27 को उन्होंने रिटायर्ड हो जाना है। तो क्या वैसे आपको सिनारियो लग रहे ओवरऑल? जी, मुझे लगता है कि कल या हो सकता है कि मतलब कल रात तक ही नोटिफिकेशन आ जाए। जाती तौर पे मैं ये, आप क्या कहते हैं मोस्ट प्रोबेबली कौन हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में भी आसिम मुनीर साहब तो इस वक्त तक फेवरेट जा रहे हैं और अभी तक मेरी जहां तक इत्तलात है आसिम मुनीर साहब का नाम ही फाइनल है। अगर कोई एट द 11th आवर कोई चेंज ऑफ माइंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जहन में नहीं आ जाती तो उस वक्त तक तो चूंकि बड़े जो उनके करीबी जराए हैं वो भी उन्हीं का। अच्छा, वैसे हेट टू इंटरप्ट यू सर, लेकिन सर यहाँ पर मैं जरूर ये पूछना चाह रही हूँ कि अब जाहिर है मरियम नवाज ने भी 1-2 बार बात की, आसिम मुनीर साहब का नाम लिया, तो कहीं ना कहीं तासुर गया है कि मुस्लिम नून के शायद फेवरेट हैं। और आपको याद होगा सर, जब इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उस वक्त फौरन ही उन्होंने अपॉइंट किया था एज अ DGISI आसिम मुनीर साहब को, लेकिन 7-8 महीने के बाद उनको हटा के उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब एज अ DGISI आ गए थे। तो आपको इस सारी सूरत हाल को आप कहीं ना कहीं एनालाइज करते हैं कि शायद नून लीग के नाम लेने की ये वजह थी कि उस वक्त इमरान खान ने हटाया तो शायद कोई ताल्लुकात में, लेकिन ओवरऑल जाहिर है जो भी आर्मी चीफ होता है वो मुल्क का होता है, इदारे का होता है, सियासत से उन्होंने कह दिया हमारा ताल्लुक नहीं है। देखिए मुस्लिम लीग नवाज एक अरसा गलत फहमी में मुब्तला रही कि आर्मी चीफ का मतलब फौज है। ऐसा कतन नहीं है। फौज का मतलब ही आर्मी चीफ है, यानी जिस तरफ फौज जाती है आर्मी चीफ भी उस तरफ जाता है। 2 अपॉइंटमेंट्स हुई जो की मियां नवाज शरीफ साहब ने, एक जनरल मुशर्रफ की और दूसरी उन्होंने की जनरल बाजवा साहब की। और आप देख लीजिए मतलब उनके जनरल राहील शरीफ की अपॉइंटमेंट भी की उन्होंने, लेकिन ताल्लुकात देख लीजिए उन ताल्लुकात की नौयत क्या रही। तो क्योंकि आर्मी चीफ फौज का नुमाइंदा होता है इसलिए कतन ये सोचें गलत हैं। माजी में चूंकि इस तरह के रवाज रहे हैं जब मियां शरीफ साहब बुलाया करते थे आर्मी चीफ के कैंडिडेट्स को और उनको इंटरव्यू करके फिर अप्रूवल दिया करते थे। आई एम सॉरी, मतलब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का भी उन पे भी फिंगर पॉइंटिंग होती है और माफ कीजिएगा जो इंटरव्यूज के लिए गए बशमूल जनरल मुशर्रफ उन पे भी होती है। तो ये एक गलत यानी कि जितने भी वैसे मुबशिर भाई साहब तारीख देखें तो सबक सीखा नहीं है, आपको नहीं लगता? नवाज शरीफ साहब ने जितने भी अपनी मर्जी के मतलब सीनियरिटी बेस से हटकर जिन लोगों को अपॉइंट किया, माजी भी आप देख लें तो उनके साथ कोई ताल्लुकात ठीक नहीं रहे। आप देखें नवाज शरीफ साहब के साथ जब वो उन्होंने अपने फेवरेट आर्मी चीफ लगाए तो कहीं ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी और कुछ कॉलमिस्ट भी कॉलम लिख भी रहे थे, बोलने वाले बोल भी रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं इदराक हो गया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी फेवरेटिज्म में नहीं पड़ने वाला, जो बस सीनियर है उसको लगा दो। लेकिन फिर मामला इतना भी सीधा नजर नहीं आया जब हमने बयानात देखे। इवन खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि समरी आए ना आए हमने तैनात कर लेना है, ये इख्तियार तो वजीर आजम का है। फिर खाकान अब्बासी साहब ने इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगर समरी आती है, कोई अहल शख्स उस समरी में जो है वो मौजूद नहीं होता तो हम अहल साबित, यानी हर सूरत बयान से ऐसे लग रहा था कि उन्होंने तैयार कर लिया था कि हमने अपनी मर्जी का ही आर्मी चीफ लेकर आना है। मतलब आज से सबक नहीं सीखा।
जी देखिए, सीनियरिटी अभी तो जो नाम सामने आ रहा है, देखिए मेरिट लिस्ट पे तो वही सीनियरिटी में आ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं जाती तौर पे ये चाहता हूँ, और लेकिन वो रिटायर्ड भी तो हो रहे हैं ना सर, 27 को। हमने हमने एक मेरिट का तकर्रुर किया सुप्रीम कोर्ट में। बाकी चीजों पे हम मेरिट देखते हैं कि सीनियर को आना चाहिए, तो यहाँ पे भी मेरी जाती राय यही है, ताकि तनाज़ा खत्म हो जाए। वो होनी चाहिए। जी सॉरी सोनिया, मैं दोबारा कह रही हूँ बोलिए। सर कि ये होना चाहिए परमानेंटली, ताकि हर 3 साल के बाद एक तनाजा खड़ा हो जाता है, पूरी सबकी नजरें उधर होती हैं, तो ये तनाजा ही खत्म हो जाए अगर बाकायदा एक रवायत बनाई जाए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहने जा रहा था कि इस चीज को परमानेंट बनाने के लिए, इस मेरिट को जो लेजिस्लेशन दरकार है, वो की जानी चाहिए। और इन इन पार्टीज को, बशमूल खान साहब को भी, चूंकि वो भी मेरिट मेरिट की बात करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि सपोर्ट करें अगर हुकूमत इस तरह की कोई लेजिस्लेशन लेके आती है। क्योंकि ये यकीनी तौर पे हमने देखा, माजी में, अब नाम नहीं लेना चाहता, चूंकि जनरल्स तो सारे ही ब्रिलियंट होते हैं तो जनरल्स बनते हैं। माजी में कुछ लोग इंतहाई आला पाए के थे, लेकिन वो सुपरसीड हो गए और उन्हें जाना पड़ा। जिसका मतलब ये कि नुकसान जो है मुल्क का हुआ, नुकसान फौज का हुआ। ब्रिलियंट लोग जो हैं वो, और अपने जूनियर जिन्हें वो ट्रेन किया होता है, उन्हें वो ऊपर आ जाते हैं, जबकि वो डिजर्व कर रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस पे बननी चाहिए। और एक पॉइंट असद भाई ने जो कहा, वो बात ठीक है, सियासतदान डिक्टेशंस देते रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलिट्री रूलर्स की बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम अयूब खान, जनरल याहिया, जनरल मुशर्रफ, जनरल जिया, ये भी डिक्टेशन लेते रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उन्हें भी मुबर्रा करार नहीं दिया जा सकता। मेरा ख्याल है कि इंडिपेंडेंस उसी सूरत में आ सकती है जब आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को फ्री पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का इख्तियार देंगे, और उसमें कोई भी बैरूनी या अंदरूनी हिंड्रेंस ना हो, तो तब ही ठीक है, ठीक है। फ्री पॉलिसीज बना पाएंगे। वरना हम किसी ना किसी सूरत, देखिए अभी ये अपॉइंटमेंट इसलिए भी कंट्रोवर्शियल हुई कि हमारे एक दोस्त मुल्क के की तरफ से भी ये अफवाहें आई कि उनकी तरफ से भी प्रेशर आ रहा है, जी एक साहब को आपने नहीं लगाना। यानी एक दोस्त मुल्क हैं, मुसलमान मुल्क हैं, उनकी उनकी इन्वॉल्वमेंट भी इसमें बना के उन्हें भी कंट्रोवर्शियल जाहिर किया गया। तो ये इस सारे सीन को खत्म करने के लिए फ्यूचर में लेजिस्लेशन होनी चाहिए। असद साहब, आज वैसे एक और अहम बात की आर्मी चीफ ने कि पाकिस्तान आज संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है, और कोई भी एक जमात, उन्होंने कहा कि कोई भी एक पार्टी पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। और वक्त आ गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी जाती अना को एक तरफ रखें और माजी की गलतियों से सीखें, आगे बढ़ें और मुआशी बहरान से मुल्क को निकालें। मुआशी हवाले से सूरत हाल इंतहाई हम खतरनाक नहज पर पहुंचे हुए हैं, और जिस दलदल में हम हर गुजरते दिन के साथ जा रहे हैं, शायद निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ये सर कितना जरूरी है इस वक्त, आर्मी चीफ ने भी बात की आज, और हम देख रहे हैं कि किसी को कोई फिक्र ही नहीं है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आप देख लें, अब 4-6 हफ्तों की इंपोर्ट के लिए भी शायद काफी नहीं है। अब IMF डूमोर के मुतालबात कर रहा है, दोस्त ममालिक पैसे देने से कतरा रहे हैं, जब तक IMF नहीं देगा। इतनी मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, महंगाई, अवामी मुश्किलात। तो ऐसे में आपको क्या लगता है सर, सियासी जमातों को इदराक क्यों नहीं है, और कब होगा इदराक, जब हम एग्जैक्टली उस स्टेज पर आ जाएंगे जहां से पीछे जाना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए? बिल्कुल सोनिया, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ कि चाहे मईशत की बात करते हैं, अवाम की कोई फलाह बहबूद की बात करें, मुल्क की तरक्की की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, या ओवरऑल जो अगले आने वाले वक्तों के तकाजे उनकी बात करते हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग हमारी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो उस सोच की तरफ तो गई कोई नहीं है ना। जैसे मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये पिछले कई महीनों से क्या चल रहा है? या OKG चीफ ऑफ आर्मी साहब की तैनाती का मसला है मुल्क में, या फिर जो है वो तोशाखाना चल रहा है, या वो ज़िमनी इलेक्शन चल रहे हैं, एक दूसरे के लिए बयानबाजी हो रही है। नथिंग एल्स। व्हाई? बिकॉज ये अनफॉर्चुनेटली ये जो पिछले 40 सालों से जो सियासतदान, मैं हकीकत बताऊं, और ये बारियां बदल बदल के खेलते रहे, चीटिंग अस ऑल ऑफ देम, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, नून के हैं, फजलुर रहमान का आप
जो है एक रिश्तेदार जो है उसको बना दिया उन्होंने गवर्नर, एक जो बेटा जो है वो वजीर है। मतलब जब एक मुल्क के अंदर इक़्तिदार की जंग है, सारी लड़ रहे हैं अपने अपने पार्टी इंटरेस्ट को लेकर, मुल्क का कोई सोच नहीं रहा, तो सर क्या बनेगा? नहीं, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ और ये मैं आज भी आपसे कहता हूँ कि इफ वी हैव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस एंड दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो प्रिवेल कर अपने मुल्क के अंदर, तो आप कोई बेहतरी को उम्मीद नहीं रख सकते। देखिए ना, आपको सुन पा रही आवाज आ रही है आपको? जी जी, हम सुन सकते हैं सर आपको। ऑलराइट, आप सिर्फ ये देख लेना कि इन पिछले 7 महीनों के अंदर, अगर आपको याद हो, आपके साथ मैंने पहले भी प्रोग्राम किया, जी 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 जी, बड़ा शोर हुआ होता था मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़ा महंगाई है, सारा कुछ है। यस, वी यूज्ड टू फील कि महंगाई है, थिंग्स वी आर गोइंग ऑन ओके। इवन कोरोना को भी एक लिहाज से हमने फेस किया। इन पिछले 7 महीनों के अंदर अनफॉर्चुनेटली द टाइप ऑफ पीपल हु टुक ओवर द गवर्नमेंट, और एक पर्दा सा पड़ा हुआ था, शहबाज शरीफ ही इज गो बेटर काइंड ऑफ अ पर्सन, वो एक्सपोज हो गए आप कह रहे हैं। और पता ये चला कि ही इज एक्चुअली अनएबल टू टेक एनी डिसीजन टिल सच टाइम कि उनके बड़े भाई उनको कुछ नहीं बताते, और फॉर दैट मैटर पूरी कैबिनेट को इकट्ठे नहीं करते, ही अपने कुछ कैबिनेट उनसे तो मशवरा नहीं कर लेते, कोई फैसला लेने की काबिल ठीक है नहीं है। ठीक है, आप कह रहे हैं एक्सपोज हो गए ना सिर्फ शहबाज शरीफ बल्कि तमाम के तमाम मुबशिर बुखारी साहब। तो उसकी मैं वजह बताता हूँ सोनिया, प्लीज क्विकली सर, वक्त खत्म हो गया। जी, मैं सिर्फ इतना आपसे कहूंगा कि ये इनके मद्देनजर रखा ही कोई नहीं कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के लिए काम करना है। बिल्कुल, उनका काम सिर्फ ये था कि अपने ऊपर जो मुकदमे हैं उनको वो खत्म करें। एग्जैक्टली ठीक है, अदालतों के अंदर से अपने आप को बरी कराओ, करके उनसे मुकदमे सारे, बिल्कुल, और वो आहिस्ता आहिस्ता हो भी रहे। मुबशिर बुखारी साहब क्विकली, लास्ट मिनट है, चला गया। ठीक है मुबशिर बुखारी साहब, लास्ट मिनट है, आप कैसे सारे मामले को रैप अप करेंगे? आपको लगता है कि इस अहम तायिनाती के बाद कहीं ये पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है ये स्टेबल होगी? जी, कहीं ना कहीं फर्क जरूर पड़ेगा। देखिए, बात यह है कि अभी आज जनरल बाजवा की तकरीर के बाद मैं समझता हूं कि तमाम मसाइल की जड़ सियासतदानों को डिक्लेयर करना गैर मुनासिब सी बात हो जाएगी। ये कन्फेशन था, और मेरा ख्याल है कि आज हम इस वेलकम करते हैं, और हमेशा पाकिस्तानी अफवाज ने यकीनन अवाम को डिफेंड किया है, वॉर ऑन टेरर लड़ी है, मुल्क की सरहदों की हिफाजत की है। और अब जब एक तरफ से सियासतदानों को ये इत्मीनान हो जाए कि उनकी किसी पॉलिसी को डिक्टेट नहीं किया जाएगा, तो उसके बाद हम उनका गिरेबान बड़े बेहतर तरीके से सियासतदानों का पकड़ पाएंगे। बाजवा साहब की जो नए आर्मी चीफ की तैनाती के बाद यकीनन ये जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, इंस्टेबिलिटी है, ये खत्म होगी, और मेरा ख्याल है कि हालात भी बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। और मेरा ख्याल है आने वाला हर महीना जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा, जब तक नए इलेक्शन नहीं होते, और उसके बाद एग्जैक्टली पॉइंट टेकन सर, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया। मुबशिर बुखारी साहब सीनियर एनालिस्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर एनालिस्ट असद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इस हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आखिर में यही कि सहरे जिस अंदाज में पाक फौज पर पिछले कुछ अरसे से एक पूरे बयानिया बनाकर तनकीद की गई, ये बहुत ज़रूरी है कि इस रविश को पीछे छोड़ा जाए, क्योंकि इस सारी सूरत हाल का जो फायदा है वो अल्टीमेटली हमारे दुश्मन ममालिक उठाते हैं। आज जिस तरह से आर्मी चीफ ने भी कहा कि पाक फौज हमेशा इस्तिताअत से बढ़कर अपनी कौम की खिदमत में पेश रही है, चाहे रिकॉर्डिंग का मामला हो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो, फेटअप के नुकसानात हो, या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना हो, या फाटा का इंतजाम करना हो, बॉर्डर पर बाड़ लगाना हो, कतर से सस्ती गैस लेनी हो, दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा करना हो, कोविड का मुकाबला हो, सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाई हो, फौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और इंशाअल्लाह करती रहेगी। जाहिर है ये फौज ही हमारे मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। ये फौज है तो हमारा मुल्क है। हम चैन की नींद इसलिए सोते हैं कि हमारे फौजी जवान जो हैं वो सरहदों पर चाहे मौसम जैसा भी हो, मौसम की कड़ी जो सख्तियां हैं बर्दाश्त करते हैं, और हम यहाँ चैन की नींद सोते हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है कि हमें पाक फ़ौज की जो जवान हैं, जो शहीद हैं, जो अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, उनकी कुर्बानियों का सही मानों में हमें इदराक हो। लेकिन इस तरीके से हर मामले
हुए अगर हम फ़ौज को घसीटेंगे, पोलिटिसाइज करेंगे, मिलान करेंगे, अवाम और फ़ौज के दरमियान नफ़रतें पैदा करेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे नुकसान होगा इदारों का, मुल्क का, कौम का, और इसका अल्टीमेटली अगेन वही बात कि जो फ़ायदा है वो दुश्मन कुव्वतों को होगा। और आप देखें आलिया, कुछ अरसे में जब से इस तरह की प्रोपेगेंडा मुहिम स्टार्ट हुई है, बढ़ा चढ़ा कर इंडियन मीडिया आप देख लें, दुश्मन ममालिक देख लें, उसको दिखा रहे हैं, बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। सो इस सारी सूरत हाल से हमें खुद बचना होगा। बहरहाल ये था आज का प्रोग्राम। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।